अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। आज क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में हम सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। जो सिलेबस में देखिएगा खंड ख करके दिया रहेगा और उसमें सेकंड बुक में यूनिट हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। यानी यूनिट फर्स्ट का नाम जो सेकंड बुक में यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। उसमें हम लोग अपनी बुक से लेसन 14 स्टार्ट किए हैं। लेसन 14 रहेगा जिसका नाम है प्रत्यास्थता। यह लेसन देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट में ही आएगा और हो सकता है यूनिट फर्स्ट में 2-3 लेसन तक हम लोग पढ़ लेंगे। 2-3 लेसन तक पढ़ लेंगे तो उससे अलग अलग खंडों की व्याख्या भी अलग अलग तरीके से हो जाएगी और आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। तो ऐसा ही चलेगा और इसको ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए लेसन का नाम जब प्रत्यास्थता आ जाता है जिसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो इसमें प्रत्यास्थता क्या होती है इसके बारे में पहले समझ लेना है कि प्रत्यास्थता आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अगर देखा जाए तो जो भी वस्तुएं आपके आसपास हैं उन सब में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। हाँ, किसी में ज्यादा पाया जाता है गुण और किसी में कम, यही है। तो आखिर प्रत्यास्थता होती क्या है? जब सब में गुण पाया जाता है तो प्रत्यास्थता होती क्या है? तो प्रत्यास्थता में देखिएगा कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया और वस्तु का आकार बदल गया, लेकिन वह बल ज्यों ही हटाए आप त्यों वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, तो कहा जाता है कि यह वस्तु, इस वस्तु में क्या है? प्रत्यास्थता का गुण है। इस वस्तु में कहा जाएगा प्रत्यास्थता का गुण है। जैसे रबड़ है, रबड़ को हम लोग बल लगाकर खींच देते हैं, लेकिन जो बल हटाते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो यह रबड़ का प्रत्यास्थता का गुण है। हाँ, रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा है, जबकि और वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण हो सकता है बहुत कम हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के संबंध में आज जानकारी हम लोग को लेना है और लिखते भी चलना है। तो आप हेडिंग डालिएगा प्रत्यास्थता, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग पड़ेगी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। यही हेडिंग डालेगा। प्रत्यास्थता लिखिएगा। प्रत्यास्थता वस्तुओं का एक गुण होता है जिसके कारण प्रत्यास्थता वस्तुओं का एक गुण होता है जिसके कारण बाह्य बल के प्रभाव से, जिसके कारण बाह्य बल के प्रभाव से उसका आकार तो बदल जाता है। बाह्य बल के प्रभाव से उसका आकार तो बदल जाता है, परंतु उसका आकार तो बदल जाता है परंतु बाह्य बल के हटते ही बाह्य बल के हटते ही वह वस्तु अपने प्रारंभिक आकार में वापस लौट आती है।
अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है। तो अगर कोई पूछता है कि प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब यही रहेगा। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब आता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्यास्था का गुण ज्यादा है, जैसे रबड़ है, हमने बताया, या प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हैं, इसमें प्रत्यास्था का गुण ज्यादा पाया जाता है। तो लिखेगा जैसे रबड़ में, रबर बल्कि लिखेगा रबर में प्रत्यास्था का गुण, रबर में प्रत्यास्थता का गुण अधिक पाया जाता है। तो देखिए, जिसमें प्रत्यास्था का गुण अधिक पाया जाता है उसी का हमारे दैनिक जीवन में महत्व भी है। जैसे रबर है, रबर में प्रत्यास्था का गुण होने के कारण ही हम लोग रबर से किसी वस्तु को आसानी से बांध लेते हैं और कस कर बांध लेते हैं। अगर यह प्रत्यास्था का गुण रबर में ना होता तो आप जो कस करके बांध देते हैं किसी वस्तु को, वह जो है बांध नहीं पाते। बताइए, और चीजों से आप बांधते होंगे तो कुछ देरी बाद वह ढीला हो जाता है या गिरने लगती है वह वस्तु, बांधने के बाद भी गिरने लगती है। लेकिन रबड़ से बांधी गई वस्तु अपनी जगह पर टिकी रहती है। इसकी वजह प्रत्यास्था ही है। तो जिसमें भी प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है उसका हमारे लिए महत्व भी है। जैसे स्प्रिंग में भी प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, स्प्रिंग का भी हमारे लिए महत्व है। आपके साइकिल के जो स्टैंड है उसमें देखिए स्प्रिंग लगी है, उसका महत्व है कि नहीं? अगर वही स्प्रिंग ना लगती तो आपकी साइकिल स्टैंड पर खड़ी नहीं हो पाएगी। या गाड़ियों में देखिए जो स्टैंड है उसमें भी स्प्रिंग लगी हुई है, अगर वह स्प्रिंग हटा दी जाए तो गाड़ी बताए लुढ़क जाएगी तुरंत। या अगर देखिएगा गाड़ियों में जो साकर होता है उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, अगर वह स्प्रिंग ना रहे तो जो आप गड्ढे में गाड़ी को, मतलब गाड़ी के पहियों को फिर ऊपर कर लेते हैं, वह आसानी से आप पहिए को ऊपर नहीं कर पाएंगे। स्प्रिंग में प्रत्यास्था का गुण होने के कारण आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं। स्प्रिंग है देखिए, दबाने से दब जाएगी, लेकिन जो आप बल हटाएगा तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। तो बताइए, अभी तो उसका प्रत्यास्था का गुण है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें, लेकिन इन सब में प्रत्यास्था का गुण ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका महत्व भी हमारे लिए ज्यादा है। तो समझ जाएंगे सब लोग ना। इसके बाद आती है प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको समझ लीजिए, प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है। तो देखिए, हम बता दे रहे हैं कि जो भी प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, प्रत्यास्थ वस्तुओं का मतलब जिसमें प्रत्यास्था का गुण ज्यादा है, चाहे वह रबड़ रहेगा चाहे स्प्रिंग रहेगी, उसमें यह गुण एक निश्चित बल तक ही बरकरार बना रह सकता है। अब कहिए कि आप ज्यादा बल लगाकर रबड़ को खींच दीजिए या स्प्रिंग को ज्यादा बल लगाकर खींच दीजिए या दबा दीजिए, तो आप कहेंगे फिर वापस तो यह नहीं आई। तो यह आप, इसका मतलब है कि जो फोर्स या बल लगाए वह प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत आपने नहीं लगाया, बल्कि प्रत्यास्था की सीमा के बाहर आप चले गए, जिसकी वजह से उनमें प्रत्यास्था का गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहां पर देता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्था की सीमा क्या है। तो प्रत्यास्था की सीमा का मतलब यही है कि उस पर, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो उसकी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत ही काम करे, यानी उसमें प्रत्यास्था का गुण बरकरार बना रहे, वही बल जो है इसके प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत काम कर पाएगा। और जो बाहर चला जाएगा वह इसकी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत काम नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से इसका नाम हमेशा, देखिए कोई भी डिफिनेशन अब आप बनाएंगे
तो सब जगह रहेगा प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर हर एक परिभाषा इसी तरह दी जाएगी। तो आप चलिए नोट कर लिए होंगे प्रत्यास्था क्या है, और कुछ प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम में जैसे रबड़ है, स्प्रिंग है, ये सब में प्रत्यास्था का गुण ज्यादा पाया जाता है। सब में होता है कुछ ना कुछ गुण, लेकिन किसी को खींचने से बहुत खींचेगा नहीं, बहुत मामूली सा अंतर आएगा, और उस मामूली से अंतर को आप देख नहीं पाएंगे, ना तो उसके बारे में गणना कर पाएंगे। इस वजह से आप कहते हैं कि वह खींच नहीं रही है और यह खींच ज्यादा रही है। तो लिखिएगा, चलिए पैराग्राफ चेंज करिएगा। प्रत्यास्थ वस्तुओं पर लगाया गया बाह्य बल यदि उसके प्रत्यास्था की सीमा के अंदर कार्य करता है तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। प्रत्यास्था का गुण बना रहता है यदि यह बल उसकी सीमा को पार कर जाता है, यदि यह बल उसकी सीमा को पार कर जाता है, उसकी सीमा को पार कर जाता है, तो वस्तु में प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्था का गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो गया तो जिस स्थिति में आप ले गए उसी स्थिति में पड़ी रहेगी। यानी रबड़ है, अगर बहुत ज्यादा खींचेंगे तो इतना खींच जाएगा कि वह उसी तरह पड़ा रह जाएगा। आप बाह्य बल जो छोड़ेंगे तो उसी तरह पड़ा रह जाएगा। या अगर रबड़ टूट गया तो टूटा ही रहेगा, जुड़ नहीं पाएगा। या स्प्रिंग है, बहुत ज्यादा आप दबा देंगे तो उसी तरह दबी रह जाएगी, बहुत ज्यादा खींच देंगे तो उसी तरह खींची रह जाएगी। लेकिन हमने बताया कि एक थोड़ा सा बल ही लगाना है, ज्यादा उस पर बल नहीं लगाना है। तो आ जाएगा सबको समझ में। अब देखिए आता है, देखिए हम टॉपिक वाइज इसमें बता रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें देखिए यह तो सामान्य परिचय हमने दिया, जबकि सिलेबस में यह नहीं दिया था, लेकिन प्रत्यास्था आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका परिचय तो दिया ही जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रतिबल, आ जाता है, फिर विकृत आ जाती है, और इसमें संबंध आ जाता है। प्रतिबल, विकृत और इसमें संबंध, इस टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। तो प्रतिबल, चलिए हेडिंग डालिएगा, प्रतिबल हेडिंग पड़ेगी। प्रतिबल हेडिंग डालेगा, यानी स्ट्रेस बोलते हैं इसको। प्रतिबल हेडिंग डालेगा, स्ट्रेस हेडिंग डालेगा। अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है। देखिए, अगर प्रतिबल बराबर देखा जाए, पहले इसको समझ लीजिए सब लोग। प्रतिबल बराबर आता है बल बटे क्षेत्रफल।
और एक बात और भी बता दे रहे हैं कि दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल आता है। ध्यान दीजिएगा, हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। प्रतिबल बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल है, दाब बराबर भी क्या है, बल बटा क्षेत्रफल है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबल है वह एक प्रकार का दाब ही है। क्या बताइए, एक प्रकार का क्या है, दाब ही है। जो कि एकांक क्षेत्रफल पर किसी बल द्वारा लगाया जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर किसी बल द्वारा लगाया जाता है। नीचे वाला एकांक क्षेत्रफल लिख देंगे और यह बल लगेगा और वही कहलाएगा प्रतिबल भी, वही कहलाता है दाब भी। और प्रतिबल लगाने का मतलब यहां क्या, प्रतिबल बताए प्रत्यास्था में दिया। चूंकि हमने बताया है कि प्रत्यास्था का गुण अगर चेक करना, प्रत्यास्था का गुण इसमें है कि नहीं, जैसे आपके सामने कोई वस्तु रखी है और कहा गया कि इसमें बताइए प्रत्यास्था का गुण है कि नहीं, तो बताइए उसको आप खींचेंगे ना। खींचने का मतलब है कि बल लगाएंगे या तो उसको दबाएंगे। दो कंडीशन करेंगे, या तो खींचेंगे या तो उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, या तो उसको धक्का देंगे। तीन कंडीशन हो सकती है, बता दे रहे हम। तार है, जैसे यही तार है मान लीजिए, तो इसको खींचेंगे और अगर खिंच गया और उसके बाद छोड़े तो वह प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट गया, तुरंत बता देंगे कि इस पर क्या है, इसमें प्रत्यास्था का गुण है। बता देंगे ना, बता देंगे प्रत्यास्था का गुण है। तो बताइए इस तरह जो खींचे, तो बताइए इस पर बल आप जो है इस पर बल लगाए कि नहीं, और बल किस पर लगा, बताइए। इसका हमने बताया है भी है कि यह परिच्छेद का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर आपने बल लगाया, इस क्षेत्रफल पर आपने बल लगाकर खींचा है। या 10 किलोग्राम की बात है, छोड़िए, 1.5 किलोग्राम का बाट इस पर लटका देंगे तब भी वह बताए बल लगाएगा, उसका भार काम करेगा। अब भार में आपको खींचना नहीं पड़ेगा, तब उस समय उसका भार जो mg है वही बल के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। बात समझिएगा। तो इस तरह जो खींचा आपने, यह बताइए क्षेत्रफल पर यह बल जो लगा या भार जो लगा, वह बताइए एक प्रकार का क्षेत्रफल और बल दोनों की बात है। तो बताइए प्रतिबल हुआ कि नहीं, प्रतिबल हुआ। या दाब हुआ कि नहीं, दाब हुआ। यहां पर दाब नहीं बल्कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, खिंचाव नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा, खिंचाव बल्कि कहिए। और एक है कि जैसे गैस है, किसी बर्तन में बंद है या किसी गुब्बारे में समझिए बंद है, गुब्बारे में भी प्रत्यास्था का गुण है। बताइए गुब्बारे में नहीं प्रत्यास्था का गुण है। आप बल लगाकर बताइए फूंक करते हैं तो वह फूल जाता है, उसके बाद जो उसमें से हवा निकाल दी जाती है अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस। लेकिन उसमें भी लिमिट को पार कर देते हैं। आप बल लगाकर बताइए फूंक लगाते हैं, बल लगता है कि नहीं, और जब पार कर जाएंगे तब तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा, गुब्बारा फूट ही जाएगा। और आप देखिए अगर गुब्बारे में थोड़ी सी हवा भर करके उसको आप बताइए इस तरह दबाएगा तो बताइए उसका आकार बदल जाएगा कि नहीं। आप इस तरह दबाएगा तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन थोड़ी हवा भर करके। फिर जब आप इसको हटाएगा तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा। तो जो आपने इस तरह बल लगाया, यह भी एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का दाब या एक प्रकार का प्रतिबल ही है, जिसका नाम देंगे अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल का मतलब इस पर लंबवत लग रहा है। और यह अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा, जो आपने इस तरह तार को या किसी वस्तु को जो है प्रत्यास्थ वस्तु को यहां पर भार लटकाकर आपने उसकी लंबाई बढ़ा दिया, या उस पर जो प्रतिबल लगाएंगे वह कहलाएगा क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और जो हमने बताया इस तरह दाब लगाएगा वह कहलाएगा क्या, अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम प्रतिबल भी 3 प्रकार का बताएंगे और आगे विकृत भी मिलेगी, उसको भी 3 प्रकार का बताएंगे। और इन तीनों का आपस में एक दूसरे से संबंध करते हुए हम लोग प्रत्यास्था गुणांक की चर्चा कर लेंगे, उसका फार्मूला निकल जाएगा। तो चलिए प्रतिबल के बारे में आप लिखते हैं। बताइए, प्रतिबल बराबर तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो आप क्या बताएंगे? नीचे वाला एकांक न, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वही एक प्रकार का क्या है? प्रतिबल है। तो लिखिएगा, चलिए, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, लगने वाला लंबवत बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल कहलाता है। नीचे लिख लीजिएगा, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यही लिखिएगा बस, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। हो गया, बल बटे क्या? क्षेत्रफल। यह जो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जो प्रतिबल में बल लगता है उसका अलग अलग स्वरूप होता है, उसका अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे स्प्रिंग में बताए, दबाएंगे तो जो बल लगाते हैं वह कहलाता है प्रत्यानयन बल। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाएगा। स्प्रिंग में जो बल लगाकर दबाएंगे वह कहलाएगा क्या? प्रत्यानयन बल। तो यहां पर देखिएगा, प्रतिबल बराबर, यहां पर अगर स्प्रिंग के केस में आएगा तो प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल भी आएगा। तो अलग अलग स्वरूप रहेगा। हम एक जनरल तौर पर आपको बता दिए हैं कि आपके लिए यह परिभाषा सबके लिए, सब पर लागू हो जाएगी। अब अलग अलग स्वरूप आएगा तो न्यूमेरिकल में अलग अलग नाम दिया रहेगा, तो उससे घबराएगा मत कि सर तो बताए थे बल बटे क्षेत्रफल बताए थे, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल में प्रत्यानयन बल दे रहा है, तो प्रत्यानयन बल भी बल के रूप में सम्मिलित होगा और बल की जगह प्रत्यानयन बल की वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा समझ में ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसकी यूनिट निकाल लिया जाए। प्रतिबल की यूनिट बताइए क्या आएगी? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बोलिए, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है और इसका न्यूटन है, तो लिख लीजिएगा, नीचे लिखिए, प्रतिबल की यूनिट यानी मात्रक, नीचे लिखिए प्रतिबल का मात्रक, मात्रक लिखिएगा न्यूटन और बटा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और दूसरे नंबर पर प्रतिबल की बीमा भी लिख दीजिएगा, प्रतिबल की बीमा। बीमा बताइए कैसे आएगी? बल की बीमा T-2 होती है ना, और यह क्षेत्रफल है तो L की पावर 2 होगी। अब इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-1 और T-2। यह देखिए इसकी बीमा आ गई। बोलिए, आराम से निकाल सकते हैं। बीमा वाला लेसन आप लोग पढ़े ही हैं, उसी से तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन एक आध याद रखिए, न्यूटन को क्या दिखाएंगे, क्षेत्रफल को क्या दिखाएंगे, तुरंत सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, बीमा आ गई। तो बताइए, सबको समझ में आ गया होगा यहां तक कि इसकी बीमा क्या है, मात्रक क्या है और प्रतिबल होता क्या है। अब आता है कि प्रतिबल की कितने प्रकार का होगा, यानी यह जो बल लगाने का तरीका क्षेत्रफल पर है उसी के आधार पर यह प्रतिबल जो है अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। तो नीचे लिखिएगा स्टार, उसमें भी लगाएगा, अगला स्टार लिखिए। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। कै प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। पहला नंबर लिखिएगा बस, केवल पहला नंबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल रहेगा।
अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा लिखिएगा अभिलंब प्रतिबल। तीसरा लिखिएगा अस्पर्श रेखीय प्रतिबल। अस्पर्श रेखीय प्रतिबल। यह 3 प्रकार का प्रतिबल आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अस्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब ध्यान दीजिए सब लोग, यह जो प्रतिबल 3 प्रकार का है, यह बल अलग अलग लगाने के तरीके के आधार पर है कि कोई प्रत्यास्थ वस्तु है, उस पर आप जब बल लगा रहे हैं तो कैसे कैसे आप लगा रहे हैं, बल लगाने का तरीका क्या है आपका। जैसे हमने कहा कि अगर कोई छड़ के आकार की प्रत्यास्थ वस्तु है और इस पर जब बल लगाएंगे आप इस तरह खींच देंगे या इसको दबा दीजिएगा इस तरह, तो यह जो है अगर देखा जाए तो जो बल लगा वह समझिए अनुदैर्ध्य बल लगा है। कौन सा बल लगा? अनुदैर्ध्य। आपको हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात बताए थे। यह देखिए अनुप्रस्थ है और इस तरह जो लगेगा इस तरह, और यह अनुदैर्ध्य रहेगा। तो बताइए आप खींचिएगा या दबाएगा तो बताइए अनुदैर्ध्य दिशा में आपने बल लगाया ना, तो इस पर बल लगाकर और इस क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाएगा, इससे संबंधित जो प्रतिबल मिलेगा वह कहलाएगा क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। जब आप इसको खींचेंगे या इसको दबाएंगे, दोनों कंडीशन हो सकती है। स्प्रिंग है, जैसे लटका दिए स्प्रिंग को हम, आप सोच रहे हैं इसको दबा दिया जाए तो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। आप इसको सोचेंगे खींचकर बढ़ा दिया जाए तो नीचे की तरफ खींच जाएगी। तो बताइए बल आपका देखा जाए तो अनुदैर्ध्य रूप में लगा कि नहीं, इसलिए इस प्रतिबल का नाम दिया गया क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसमें क्या होगा, अगर भार आपने लटकाया है तो mg बल हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर गोलाकार है तो इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r स्क्वायर आएगा। r क्या है? त्रिज्या। फिर वही बात आ गई, अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्या है? त्रिज्या। समझ रहे ना? इस तरह बोला करिए अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या रहेगी। क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में यूज होना है, इसीलिए आदत डलवा रहे कि आदत पड़ी रहे। चले आगे फिर बढ़े। दूसरा स्टेप आता अभिलंब प्रतिबल। हमने कहा कि इसमें लंबवत दबा देना है। लंबवत जैसे आप दबाते हैं इस तरह लंबवत दबा देना। तो यह कहलाएगा, इस समय जो प्रतिबल आएगा क्षेत्रफल पर बताइए दबाव लगेगा कि नहीं, वह कहलाएगा क्या? अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। और तीसरा है अस्पर्श रेखीय प्रतिबल। यानी बल जब अस्पर्श रेखा में लगाएंगे तब। अस्पर्श रेखा में लगाएंगे तब। मेज है, आप लोग क्या कहते हैं, इस तरह धक्का देते हैं, इस तरह देखिए स्पर्श रेखा की दिशा। मेज का तल यूं है, आप इस तरह बल लगा रहे हैं, बताइए स्पर्श रेखा की दिशा में बल है कि नहीं? इस तरह बल लगाएंगे तो बताइए मेज क्या होता है? थोड़ा लुढ़क जाएगा, थोड़ा सा लुढ़केगा। तो शुरू में तो वह सीधा आ जाएगा, आप जब तक बल लगाए तब तक तो थोड़ा सा, अगर बल आपने दिया है तो थोड़ा सा लुढ़केगा, फिर आप बल हटाए तो अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन ज्यादा बल लगा देंगे तो लुढ़केगा, जिस स्थिति में उसी स्थिति में पड़ा रहेगा। आपको पूरा प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए उधर से बल लगाना पड़ेगा। तो यह जो मेज पर बल आपका लगा वह बताइए उसके तल के स्पर्श रेखा की दिशा में लगा कि नहीं? यह कहलाएगा क्या? अस्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाएगा। आप देखिए बुक है, अगर बहुत मोटी बुक है, अगर लिया जाए, कोई बहुत मोटी बुक लिया जाए, जैसे यह मान लीजिए हम बुक ले रहे हैं, अगर यह मोटी बुक है
तो बताइए बल इस तरह लगाएंगे तो बताइए इसका अगर देखा जाए तो इसका जो शेप है इस तरह भागेगा कि नहीं, स्पर्श रेखा की दिशा में, और जो हटाएंगे तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएगा। तो यह जो बल लगेगा स्पर्श रेखीय या स्पर्श रेखा की दिशा में जब बल लगाया जाएगा किसी क्षेत्रफल पर, तो उससे संबंधित जो प्रतिबल मिलेगा वह कहलाएगा क्या, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाएगा। तो प्रतिबल कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का, याद रखिएगा इसको। तो देखिए इसमें क्या क्या याद रखना, प्रतिबल किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, और बीमा इसकी क्या है। तो इसके अलावा प्रतिबल कितने प्रकार का है, यह जो प्रकार है वह बल के आधार पर या बल के लगने के आधार पर यह प्रकार दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो कंफर्म हो गए सब लोग ना। अब चलते हैं हम लोग विकृत पर चलते हैं, हेडिंग डालिएगा विकृत, अगला पॉइंट रहेगा विकृत। स्ट्रेन जिसको बोलते हैं आप, अब देखिएगा अगला पॉइंट रहेगा जो कि सिलेबस के अनुसार है, वह है विकृति। हेडिंग डालेगा, स्ट्रेन नाम डालेगा, विकृत है, यह हेडिंग डाल लीजिए। विकृत का मतलब विकार से है, यानी उसका आकार पहले से कुछ बदल जाए या उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, तभी कहा जाएगा विकृत हो गई। और प्रत्यास्थ वस्तु रहेगी, उस पर आप बल लगाएंगे या प्रतिबल जब उस पर आप लागू करेंगे, प्रतिबल का मतलब बल बड़े क्षेत्रफल लागू करेंगे, तो उसका आकार तो जरूर परिवर्तित होगा, आकार उसका जरूर परिवर्तित होगा, उसी से संबंधित विकृत रहेगी। जैसे मान लीजिए लंबाई में अगर विकृत होगी, मान लीजिए यही लंबाई है, यह प्रत्यास्थ कोई वस्तु है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, मान लीजिए ले लीजिए स्मॉल एल पूरी लंबाई है, इस पर आपने नीचे से प्रतिबल लगाया, प्रतिबल का मतलब नीचे बल लगाए और यहां पर इसका क्षेत्रफल रहेगा, तो बताइए प्रतिबल आएगा नहीं, प्रतिबल बराबर तुरंत आ जाएगा, प्रतिबल बराबर बल बटे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो बताइए जो बल लगाकर इसको खींचेंगे तो इसका आकार बदल जाएगा कि नहीं, इसका आकार बदल गया। इस तरह देखिए इसकी लंबाई बढ़ गई, यानी कितना लंबाई बढ़ी, डेल्टा एल, डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ गई। अब अगर इसकी विकृत निकालें, आपको बता दे रहे हैं हम, अगर विकृत निकालें तो डेल्टा एल अपान क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यह विकृत ही है। इसी तरह यह तो एक क्षण की लंबाई में विकृत है, जिसको अनुदैर्ध्य विकृत नाम दिया जाएगा। बताइए यह जो बल लगा वह कौन सा बल कौन सा प्रतिबल कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल नाम दिया गया। तो इससे संबंधित जो विकृत मिलेगी उसका नाम रखा जाएगा क्या, अनुदैर्ध्य विकृत। तो अभी हम तो विकृत के बारे में चल रहे थे, अभी उसके प्रकार पर नहीं गए हैं। तो विकृत में देखिएगा जो परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उसमें प्रारंभिक परिवर्तन से भाग कर देंगे, प्रारंभिक स्थिति से भाग कर देंगे, तो वह कहलाएगा क्या, विकृत। यानी कितना परिवर्तन हुआ वह निकाल लेंगे और पहले कैसे था वह ले लेंगे और दोनों का रेशियो यानी अनुपात कर दीजिए तो वह विकृत आ जाएगी। यह लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो सकता है, आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो बताइए विकृत कई रूपों में दी जा सकती है कि नहीं। लेकिन एक उदाहरण हम बता दिए, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं
कि अगर लंबाई बढ़ेगी भी, वह भी प्रत्यास्था की सीमा के अंदर चलना है, तो लंबाई को ज्यादा नहीं बढ़ा देना। आप बताइए, लंबाई बढ़कर इसकी लंबाई के बराबर तो नहीं हो पाएगी। लंबाई में इतने वृद्धि हो जाए कि इसकी लंबाई के बराबर लंबाई बढ़ जाए, तो बताइए ऐसा संभव है क्या? नहीं। संभव कहां तक है? जहां तक कि इसकी लंबाई बहुत कम बढ़े। प्रत्यास्था के सीमा के अंदर ही काम करना है। अब प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अगर रहिएगा तो लंबाई में जो परिवर्तन होगा बहुत अल्प होगा। अब बहुत अल्प होगा तो इसका मान कम रहेगा और इसका मान तो ज्यादा रहेगा ही। तो बताइए, अगर देखा जाए तो एक भिन्न के रूप में आएगी। और देखिए, आप पढ़े होंगे मैथ में भी साधारण भिन्न होती है। साधारण भिन्न में देखा जाए तो अंश क्या होता है? छोटा होता है, और हर क्या होता है? बड़ा। तो यह देखा जाए विकृत एक प्रकार का भिन्नात्मक परिवर्तन ही है, जो भिन्न के रूप में यानी साधारण भिन्न के रूप में आएगा। तो आप इसकी परिभाषा में कह सकते हैं, चूंकि लंबाई के केस में अगर हम परिभाषा बताते हैं, क्षेत्रफल के केस में या आयतन के केस में, तो वह एक स्पेशल परिभाषा उससे संबंधित हो जाएगी। और सबसे संबंधित एक परिभाषा कॉमन तौर पर जब बताई जाएगी तो यही कहा जाएगा कि किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को। बताइए, यहां पर भिन्न के रूप में आएगा कि नहीं? चाहे वह क्षेत्रफल रहे, चाहे आयतन रहेगा, चाहे लंबाई रहे। तो लिखेंगे क्या? किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। यही परिभाषा आप लोग भी नोट करिए। किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। अब बताइए, यहां पर देखा जाए तो विकृत जैसे लंबाई के केस में आए, तो यहां पर बताइए, अगर यह मीटर में लिया जाएगा तो यह भी मीटर में आएगा। तो यह एक प्रकार की तुलनात्मक राशि है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ना तो कोई बीमा आएगी ना तो कोई यूनिट आएगी। तो लिखिएगा नीचे स्टार लगाकर, विकृत एक तुलनात्मक राशि है। विकृत एक तुलनात्मक राशि है, अतः इसकी कोई यूनिट यानी मात्रक लिखिएगा। अतः इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होती है। मात्रक और बीमा दोनों नहीं रहेगा। हो गया? लिखिएगा, विकृत भी 3 प्रकार की होती है। अगला स्टार लगाकर, विकृत भी 3 प्रकार की होती है। विकृत भी 3 प्रकार की होती है। बताइए, नाम क्या दिया जाएगा? उसी प्रतिबल के आधार पर नाम दीजिए। अनुदैर्ध्य विकृत वाला होगा, जो कि इससे संबंधित रहेगा, लंबाई केस में रहेगा। अभिलंब नाम नहीं दिया जाता है, आयतन विकृत नाम दिया जाएगा। ठीक है ना? चूंकि आयतन में। और तीसरा रहेगा अपरूपण विकृत रहेगा। तो 3 प्रकार लिखिए आप लोग। कौन कौन प्रकार रहेगा? पहला है अनुदैर्ध्य ना, अनुदैर्ध्य विकृत पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा रहेगा आयतन विकृत रहेगा। और तीसरा रहेगा अपरूपण नहीं बल्कि नाम, इसको क्या अपरूपण ना नाम दिया गया ना, अपरूपण विकृत नाम दीजिएगा। यह देखिएगा कि अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल है तो अनुदैर्ध्य विकृत रहेगी, एकदम सधा हुआ है, उसके साथ क्रम से है। अगर अभिलंब प्रतिबल है तो आयतन विकृत होगी।
देखिए अविलंब जब बल लगेगा तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, इसलिए आयतन विकृत नाम दिया गया। और अगर स्पर्श रेखीय प्रतिबल है तो क्या आएगी? अपरूपण विकृत आएगी। अपरूपण विकृत में क्या होता है? कोण में परिवर्तन होगा। आप जब स्पर्श रेखीय बल लगाएंगे तो वह जो लंबवत का कोण है वह आप बताइए एसी पर स्पर्श रेखीय अगर बल लगाया जाए तो ही अंगुली जो सीधी है वह थोड़ा इस पर स्पर्श रेखी लगाएंगे थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी। तो बताइए एंगल पर झुका हुआ ना, तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो डेल्टा थीटा अपान थीटा आएगा। क्या आएगा? और इसमें डेल्टा वी अपान वी आएगा और इसमें डेल्टा एल अपान एल। यह ध्यान रखिएगा, आगे फिर हमको बताना ही है। लेकिन उसी संबंधित अगर हम बोलें, आपको याद रखने का तरीका क्या है आगे के लिए बता रहे हैं। एक तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर सब काम करना है, उस सीमा को अगर लांघेंगे तो यह सब रूल जो है हट जाएंगे, कोई रूल जो है फॉलो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा बोला जाएगा सुरमे में प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। अगर हमने नाम लिया, भूल से भी नाम लिख दिया कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल, तो तुरंत क्या कहेंगे आप? अनुदैर्घ्य विकृत भी होगी। तब बोलिए, जो हम अनुदैर्घ्य प्रतिबल का नाम लेंगे तो अगर उसमें विकृत का नाम लेना है तो कौन सी विकृत बताइएगा? भूलेंगे नहीं ना, परिभाषा आपके लिए आसान हो जाएगी। जो हम नाम अगर दूसरे वाला का लेंगे, क्या अभिलंब प्रतिबल का नाम जो लेंगे तो बताए उसमें आप बोलेंगे क्या? आयतन विकृत। भूलेंगे नहीं ना। और जो हम बोलेंगे क्या? स्पर्श रेखीय प्रतिबल, तो आप बताइए जाइएगा कि उसमें विकृत क्या रहेगी? अपरूपण विकृत रहेगी। उसी संबंधित है। तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, इसमें आपके सिलेबस में दे रहा था प्रतिबल, विकृत और फिर दिया है संबंध। संबंध का मतलब यह है कि जो प्रतिबल और विकृत में क्या संबंध निकलेगा। तो इसका संबंध यानी प्रतिबल और विकृत में जो संबंध बनाने वाले हैं वह उनका नाम दिया गया है हुक का नियम। हुक जो है, हुक्स लॉ, यानी साइंटिस्ट के नाम पर है यह। हुक ने क्या किया कि प्रतिबल और विकृत में संबंध स्थापित किया है, और संबंध स्थापित करते हुए बताया क्या कि जो प्रतिबल है वह विकृत के हमेशा क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा या अनुक्रमानुपाती रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रतिबल सदैव विकृत के समानुपाती रहेगा, यानी प्रतिबल अगर ज्यादा रहेगा तो विकृत भी ज्यादा आएगी, या विकृत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रतिबल ज्यादा लगा। बताइए, किसी का आकार बहुत ज्यादा बदल गया तो आप कहेंगे लग रहा है इस पर बल ज्यादा लगा है, तभी इसका आकार बदल गया। तो बल ज्यादा लगने का मतलब प्रतिबल हो गया, और आकार बदलने का मतलब क्या है? विकृत हो गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वस्तु के आकार में ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो इसका मतलब प्रतिबल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी बल बटा क्षेत्रफल जो मान है वह ज्यादा रखना पड़ेगा। और आप सोच रहे हैं कम परिवर्तन हो तो प्रतिबल भी कम लगाना पड़ेगा। तो इसी सब रिजल्ट को देखते हुए या इन सब प्रयोग को करते हुए हुक ने जो है यह नियम दिया है। तो आप हेडिंग डालिएगा, हुक का नियम हेडिंग डालिएगा, हुक का नियम। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह छोटा क्वेश्चन आता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। बताइए, हुक्स लॉ जिसको आप बोलते हैं, लिखिएगा। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृत के समानुपाती होता है।
प्रतिबल सदैव विकृत के समानुपाती होता है। प्रतिबल सदैव क्या रहेगा? विकृत के समानुपाती रहेगा। यानी आप लिखिएगा क्या? प्रतिबल समानुपाती क्या रहेगा? विकृत। इसी तरह नोट करिए। फिर प्रतिबल बराबर जब लिखिएगा तो यहां ई एक नियतांक रहेगा, अगुणे विकृत रहेगा। ई एक नियतांक है लिखिएगा, जहां कैपिटल ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक बोलेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है, कहा जाता है। अब अगर ई बराबर निकाला जाए तो क्या आएगा? प्रतिबल बटे क्या? विकृत। प्रतिबल बटे विकृत। ई बराबर आ चुका क्या? प्रतिबल बटे विकृत आ गया। तो समझ में आ गया? यानी अगर पूछा जाए कि प्रतिबल और विकृत में क्या संबंध है तो ये संबंध बताएगा ई बराबर प्रतिबल बटा विकृत, या यह बताएगा प्रतिबल विकृत के समानुपाती है। यह भी सही है। और इसके अलावा इससे संबंधित फार्मूला यह है। यह जो है ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहा जाएगा। अब हम लोगों को यह तो आ गया होगा, सब लोग नोट भी किए होंगे। यहां पर प्रतिबल का मान या अपान ए, अब विकृत का मान जो भी रहेगा विकृत, अगर डेल्टा एल अपान एल रखना है तो डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा वी अपान वी रखना है तो वह भी मान भी हो सकता है। और इसके अलावा और क्या? डेल्टा थीटा अपान थीटा, जिसको आप अपरूपण विकृत बोलते हैं, उसी संबंधित है। आपको याद दिला दे, हम आगे बताने वाले जो है वह अब जो प्रत्यास्था गुणांक है इसी की व्याख्या होगी। कहीं पर यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक में बस क्या बदलाव करना है कि यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा और नीचे अनुदैर्ध्य विकृत। तुरंत हमने कहा बता दीजिएगा। यानी आपको हम परिभाषा यंग प्रत्यास्था गुणांक देंगे, जिसको यहां y से डिनोट करेंगे, तो आप बताएगा क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक। लेकिन प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। एक बात जोड़िएगा, सब परिभाषा आपको याद हो जाएगी। यहां पर हम कहें यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, आयतन प्रत्यास्था गुणांक आएगा। अब बताइए, आयतन प्रत्यास्था गुणांक आएगा तो नामा से है, यहां पर क्या रहेगा? कौन प्रतिबल रहेगा? अभिलंब प्रतिबल रहेगा। और यहां पर आयतन विकृत, तुरंत नाम। अगला रहेगा दृढ़ता गुणांक, तीसरा। दृढ़ता गुणांक में एक बचा, वही लगा लीजिए ना। कौन? स्पर्श रेखीय प्रतिबल अब बटे क्या? बस उसके फार्मूले के रूप में अब ढालना रहे। अब आपको पूरा लेसन समझिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? कोई भी परिभाषा होगी, कहीं रटने की बात नहीं होगी। अगर यह सब समझ गए तो कल हम 2 गुणांक बताएंगे केवल। कौन कौन देख लेंगे, आपके सिलेबस में भी जो दिया होगा उसी के हिसाब चलेंगे। कल यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे हम लोग, और उसके अलावा आयतन प्रत्यास्था गुणांक, उसका डेरिवेशन है पूरा फिगर बनाकर, सब एकदम समझ में आ जाएगा। बस आते हमारी बात याद रखिए कि अनुदैर्ध्य अगर है, अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल है तो उसका मतलब क्या है, अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तो उसका मतलब क्या है। अगर यह सब मतलब समझ जाएंगे तो आपको आता जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिच्छेद का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वही सब जो है फार्मूले में रखा जाता है, वही सब आता है। तो ध्यान रहेगा ना? तो रहने देते हैं, आज इतना ही रहेगा। कल 2 गुणांकों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो बचा रहेगा अगले दिन हो जाएगा। तो रहने देते हैं, इतना ही रहेगा। धन्यवाद।